हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एटम और एटॉमिक स्पीशीज़ डिस्कस की जाएंगी। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट का पहला बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट और रियल में वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। अपनी लोअर क्लासेज की साइंस और जैसे आप हायर क्लासेज की साइंस को रिलेट करोगे तो उसके बीच में ये वाला यूनिट और स्पेशली ये वाला जो लेक्चर है ये एक लिंक का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाऊंगा। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है यूनिवर्स। हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को जो साइंस के फील्ड में एंटर करता है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में क्या कुछ है। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर एयर है, मिट्टी है, पानी है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं और जो भी हमारे आसपास है उस सब को हम बोलते हैं यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में एनर्जी होती है। आप सोचोगे एनर्जी का कैसे? तो हीट एक एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। मतलब हम कितना कुछ देखते हैं, हीट, लाइट, एनर्जी, तो वो सब एनर्जी की फॉर्म है। इस यूनिवर्स में एनर्जी के अलावा मैटर भी है। हाँ जी, एनर्जी के अलावा क्या है? मैटर है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं मटीरियल, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो इधर मैंने मैटर लिखा, मतलब यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी है। आप सोचोगे सर मैटर के एग्जांपल, हम ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, सी, रिवर्स, लैंड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और दूसरे नंबर पे जिसका वॉल्यूम हो उसको हम मैटर बोलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि मैटर क्या है? एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास कुछ भी ऐसा का मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी आप देखते हो, लेकिन उसकी पहचान क्या है? एनीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास। जल्दी ये ध्यान रखना, मैं मास को m से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। देखो मैंने इधर, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास है, ऑपरेटर्स तो होंगे ही, तो ये मैंने आपको एक बीकर दिखाया। बीकर का अपना वेट है, ग्रेविटी लगती है तो वेट है, अदरवाइज इसका मास तो है ही, हम तोल सकते हैं कि ये क्या है। इस बीकर में एयर है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ क्लासरूम में, जहाँ आप बैठे हो मेरी बात सुन रहे हो, चाहे आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, जहाँ लैब में खड़े हो, जहाँ आप घर में बैठे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पर सराउंडिंग में एयर तो है ही। तो इस बीकर में एयर भी है, ठीक है। अब देखिए एयर तो किसी को दिखती नहीं है, पर बीकर तो दिखता है। बीकर का वेट है, बीकर एक मैटर है, ग्लास एक मैटर है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस बीकर में पानी रखा। यस, पानी ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, जगह घेरी है। पानी का वेट भी है, पानी का वॉल्यूम भी है, इसका स्पेस भी है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि इस बीकर में कुछ बॉल्स हैं, बाद में बताऊंगा। केमिस्ट्री में ऐसी बॉल्स जब भी हम दिखाएंगे तो ये किसी एटम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत सारे मॉडल ऐसे बना के आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि केमिस्ट्री को हमने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना। ये मॉडल हैं, CH4 मीथेन का मॉडल है, इसमें कार्बन है और H है। मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सबसे पहले ये समझ लो कि मैटर है क्या। इसमें बॉल्स है, इसका भी मास है और बहुत कुछ है मेरे पास। जिस स्टूडियो में खड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर मेरे आसपास में बहुत सारे मैंने मॉडल रखे हुए हैं केमिस्ट्री को इजी करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो ये एक उनमें से एक और मॉडल है। हम घर में नमक खाते हैं, NaCl की माइक्रो लेवल पे इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, ये NaCl का मॉडल है। ओके, तो ये बातें मैंने क्यों बताई आपको? मैंने इसलिए बताई कि मैटर बेसिकली उसका मास होता है, मास जीरो नहीं होता, और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई। इनसे अलावा एक बात और है, ध्यान से समझना। वो क्या है? हम किसी मैटर की प्रेजेंस को, कि वो है कि नहीं, फील कर सकते हैं। कैसे फील करोगे? अपने 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन से। स्मेल को नाक से कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हम देख के कर सकते हैं, कुछ ऐसे हम टच करके कर सकते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन मैटर की पहचान करने में हमें हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात होगी
ये मैटर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। तो कहने का मतलब इस यूनिवर्स में मैटर है। जितने मर्जी एग्जाम्पल आप अपने आसपास लिख सकते हो, यूनिवर्स में एग्जाम्पल मैटर है। अब जो आगे मैटर है वो मिक्सचर का बना हुआ है। अब फिर सोचोगे सर आपने मिक्सचर वर्ड बोल दिया, इसमें क्या कुछ होगा। ब्लड हमारा, जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो मिक्सचर है। पानी है, उसमें मिनरल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब बहुत चीज़ें उसमें है। ठीक है, तो मिक्सचर, सी वाटर भी मिक्सचर है, टैप वाटर भी मिक्सचर है। मतलब मिक्सचर जो है वो हमें उसको याद रखना, मिक्सचर है। ठीक है, तो उसके बाद जो मिक्सचर है वो इम्प्योर है। ठीक है, मिक्सचर क्या है, वो इम्प्योर होता है, क्योंकि उस मिक्सचर में एक चीज़ तो है नहीं, उस मिक्सचर में तो कितना कुछ है। ठीक है, मिक्सचर को हमने इम्प्योर लेना, याद रखना, हमने मिक्सचर को हमने इम्प्योर लेना। मैंने यहाँ पर लिख दिया टैप वाटर, मैंने क्या लिखा, टैप वाटर लिख दिया, इवन ब्लड लिख दिया, ये सब मिक्सचर है। ठीक है, इवन एयर, एयर भी मिक्सचर है। ठीक है, एयर क्या है, एयर भी मिक्सचर है, बिल्कुल सही। उसके बाद हम सोचते हैं यार इस मिक्सचर में और भी कुछ है। हाँ जी, इस मिक्सचर में एलिमेंट्स हैं, उसमें आगे कंपाउंड है। बट जब मैं एलिमेंट बोलूँगा और कंपाउंड बोलूँगा वो तो दोनों प्योर होंगे। ठीक है, प्योर मतलब एक ही चीज़ के बने। आप सोचोगे एलिमेंट क्या है, एलिमेंट नाइट्रोजन है, O2 है, फास्फोरस है, P4, ये सब एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड जैसे वाटर है, मीथेन है, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है। हाँ जी, क्या है, ग्लूकोज है, ये सब कंपाउंड है। एक चीज़ देख लो, जहाँ से मैं यूनिवर्स से चला हूँ, मैटर के बारे में बताया आपको, फिर मैंने मिक्सचर बताए, एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ। उसके बाद एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, चाहे कुछ भी हो ये वाला, उन सब में एटम है। मतलब N2 में लिखूँगा तो मैं नाइट्रोजन एटम, O2 में लिखूँगा तो ऑक्सीजन एटम, फास्फोरस में लिखूँगा तो P एटम, वाटर में H भी है, O भी है, यहाँ मैंने H लिख दिया। CH4 में देखो कार्बन का एटम, और कार्बन मैंने यहाँ लिख दिया HO। मतलब ऐसे एटम से क्या बनता है, एलिमेंट कंपाउंड, और एलिमेंट कंपाउंड से क्या बनते हैं, मिक्सचर, मिक्सचर से क्या बनता है, मैटर, और मैटर आगे किसको बनाता है, यूनिवर्स को। तो वेरी सिंपल सी बात मैंने बोली। मैंने आपको यहाँ से बड़े से लेके छोटे तक और छोटे से उल्टा बड़ा करके मैंने समझाया आपको। तो अल्टीमेटली अगर हमने किसी भी मैटर की, सराउंडिंग की स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को समझना है, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल नेचर, केमिकल रिएक्शंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी साथ में। जो कुछ भी हम केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो जो साइंस में प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, वो पार्ट एक केमिस्ट्री है। साइंस बेसिकली स्टडी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हमने इन सबको समझना है तो मैंने यहाँ पर एटम लिख दिया। तो एटम को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने मान लो एक बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो बहुत सिंपल है, उसकी ईंटों को स्टडी कर लो। हमने अपनी बॉडी के बारे में चेक करना हो तो जो बॉडी में माइक्रो सेल्स होती हैं उनको चेक कर लो, जो बिल्डिंग ब्लॉक है उनको चेक कर लो। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री पूरी की पूरी जिस क्लास में भी हम पढ़ते हैं उसमें जो एटम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटम को स्टडी करना, उसके आगे सारे फीचर को स्टडी करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के मेरे इस वीडियो का। तो यहाँ पर एक वर्ड एलिमेंट भी आया, वो भी समझा दूँ पहले, फिर मैं इधर चलता हूँ। एलिमेंट क्या है, सबसे पहले प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, और उसमें जितने भी एटम हैं वो एक ही टाइप के होंगे। मतलब N2 में नाइट्रोजन ही है दोनों, O2 में दोनों ही ऑक्सीजन है, P4 में चारों फास्फोरस हैं, और सल्फर में 8 के 8 एटम सल्फर के हैं। तो कोई ऐसा सब्सटेंस की फॉर्म जो प्योर हो बट उसमें सारे एटम एक जैसे हों, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। और ये सब कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सेक्शन बताया, सिर्फ बेसिक बात मैंने मैटर के बारे में, और ये बताया एटम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पूरे यूनिवर्स को स्टडी करना है तो एटम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एटम के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखी है। जब से एटम को स्टडी करने की क्यूरियोसिटी बनी
और धीरे धीरे उसको माइक्रो लेवल पे स्टडी किया, एक वर्ड आया उसमें कि ये वर्ड डेवलप कहाँ से, ऑटोमियो से, ग्रीक में है। इसका मतलब अनकटेबल, इनडिविजिबल। देखा आपने, मैंने इसको डिवाइड करता करता यहाँ तक पहुँच गया, बट इसके आगे नहीं मैंने कुछ पार्ट किए। इसका मतलब सिंपल और बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर एंड यूनिवर्स इज एटम। तो एटम क्या चीज़ है? एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, ऑफ अ मैटर। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये ऐसे लिख लो, एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट रह भी सकता है, जैसे सबको पता है नोबल गैसेस ये रहती हैं इंडिपेंडेंट, यहाँ लिख लो इंडिपेंडेंट रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं। लेकिन नाइट्रोजन कभी एन फॉर्म में रहता है, वो ऐसे रहता है। ऑक्सीजन कभी ओ में नहीं मिलेगा, वो O2 की फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन कभी आपको H में नहीं मिलेगा, वो H2 की फॉर्म में रहता है। इसका मतलब एटम जनरली, मतलब कुछों को छोड़ के जो नोबल गैसेज है, अनरिएक्टिव है, इनर्ट हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है उनके एटम इंडिपेंडेंट नहीं रखते, वो मॉलिक्यूल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तभी मैंने वर्ड लिखा कि मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ तक आप लोग एक बार वीडियो रोक के इसको पूरा समझो। आगे बढ़ते हैं, और एक बार वीडियो रोक लो। वीडियो रोक के जो भी पार्ट मैंने बताया आपको, बेसिकली आप लोगों ने वो चीज़ डेफिनेशन ऑफ एटम अपने नोट करनी है। तो उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये भी आप उतारो, ठीक है। तो उसमें हम आगे चलते हैं, और ये पार्ट एक बार वीडियो रोक के उतार लो, आराम से उतारो, बिल्कुल हर चीज़ नोट करो। और आगे बढ़ते हैं कि ये जो एटम है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर क्या चीज़ होती है। तो ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। तो आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इस सेक्शन में हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट करेंगे जो हर बच्चे का जो केमिस्ट्री सीखता है या सीखना चाहता है उसका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ये। मैंने इससे पिछले सेक्शन में ये बताया कि पूरा यूनिवर्स आगे मैटर, मैटर के आगे मिक्सचर, मिक्सचर के बाद एलिमेंट, कंपाउंड में डिविजिबल है, और उसमें सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। तो एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एटम या एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए एक वर्ड आता है सिंबल। ध्यान रखना, सिंबल किसी भी एलिमेंट के बड़े रूप को छोटे रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब थ्योरेटिकल क्लासेस में हमें एक पूरा नेम लिखना है तो उसके लिए बड़ी सारी स्पेलिंग लेटर चाहिए, बट इसमें क्या है, सिंपल एक लिख दो सिंबल, और वो अपने आप में एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ कीज़ हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसको H से रिप्रेजेंट करेंगे। हीलियम, सन में होती है ये गैस, हीलियोस, हीलियम से रिप्रेजेंट, He से रिप्रेजेंट करेंगे। लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से। देखो ध्यान रखना, पहले लेटर दोनों के सेम है और सेकंड वाला हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके भी पहले H हैं और हीलियम जो है मैंने सेकंड दे दिया। कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से। ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में ही रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखा हुआ है। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को F से करेंगे, नियोन को Ne से करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन को भी हमने N से कर दिया है। सोडियम को Na से करेंगे। आप सोचोगे सर सोडियम S आता है, Na को लिखा, ये नाइट्रम होता है, नाइट्रम ग्रीक में। मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फॉस्फोर को P से, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, क्योंकि कार्बन को C से करते हैं तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से। आप फिर सोचोगे सर पोटेशियम में तो P है, यहाँ पर K आ गया, कैलम, ये था नाइट्रम। तो कैल्शियम को Ca से, आयरन को Fe से, फेरम, सिल्वर को Ag से, अर्जेंटम, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से, हाइडर अर्जिरम, लिक्विड सिल्वर नेम, तो मर्क्यूरी Hg से, गोल्ड Au से, औरम, यूरेनियम को U से। तो ऐसे
अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। हमें कुछ बेसिक से एलिमेंट के सिंबल अभी याद करने हैं, तो ये आप उतार लेना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इनकी लोअर क्लासेस में ये पता होते हैं, बट मैंने फिर भी रिवीजन के लिए ये एलिमेंट के सिंबल यहाँ लिख दिए। इस सेक्शन में है कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो सिंबल तो मैंने लिख दिया, लेकिन अकेला सिंबल सफिशिएंट नहीं है। उस सिंबल का एक ए पार्ट है, एक जेड पार्ट है। फिर से सुनिए, जो ए पार्ट है वो उसका मास नंबर है। क्या है? मास नंबर है। जल्दी हम इसको एटॉमिक मास बोल देते हैं, बट मास नंबर बोलना एक्चुअल में सही होता है, क्योंकि वो नंबर है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना, मास नंबर इज इक्वल टू उस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है, वो है। जेड इधर है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर बेसिकली किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि जैसे ये एटम है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बिकॉज ऑफ प्रोटॉन होता है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। हम लोग किसी और वीडियो में, इसी यूनिट में, इन सब पार्टिकल की डिस्कवरी भी करेंगे, उनके मास के बारे में, उनकी नेचर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कैथोड रेज, एनोड रेज सब आएगा, तो वहाँ पढ़ेंगे। अभी आपको मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना, और बाकी की जो वीडियो हम लोग डालेंगे उनमें भी आप देखना, हम ऐसी चीज़ें बहुत बताएंगे आपको। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आ गए। फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला ये आया कि जो इस एलिमेंट का मास नंबर है, जो मैंने सुपरस्क्रिप्ट लिखा है, ऊपर लिखा है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैंने न्यूट्रॉन निकालने हो, एन फॉर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने हो तो ए माइनस पी करूँगा, बट मुझे तो पता है कि जेड ही पी है, तो जा मैं ए माइनस जेड भी कर दूंगा। एक बात मैं शॉर्टकट बताता हूँ, हमने अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। हाँ जी, फिर से बोलिए, ऊपर वाले में से ए में से नीचे वाला जेड माइनस कर दो, तो वो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। हाँ जी, वेरी सिंपल, क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और अगर न्यूट्रल स्पीशीज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, जैसे कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ जी, क्या होगा? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर होंगे, इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैंने इस x की जगह पे c रख दिया, तो कार्बन तो एलिमेंट हो गया, उसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, क्योंकि चार्ज नहीं है प्लस माइनस कोई भी। और ये जो 12 है, ये बेसिकली इस कार्बन का मास नंबर है, एलिमेंट का मास नंबर है। हाँ जी, क्या है? ये ऐसे एलिमेंट का मास नंबर है, याद रखना आपने। तो ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर, और इसमें से अगर माइनस करोगे 12 माइनस 6, तो 6 से इसके न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन भी 6, ये वाले, इसमें न्यूट्रॉन भी, इसमें से माइनस करके 6, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6। तो असल में ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने से हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन सामने आएंगी, और वो होंगी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये बच्चे लोअर क्लासेस में समझते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं इसको, ये उनका फेवरेट टॉपिक होता है। तो बेसिक हमने अब भी इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, इस वीडियो में स्पेशली कुछ बच्चों को यही कई बार सिंबल नहीं आते होते, और वो ये सिंबल याद कर लें, क्योंकि हमने बार बार ऐसे सिंबल एक्स लिखने हैं, वहाँ गलती ना हो जाए और आपके मार्क्स ना कटें, क्योंकि इन्हीं से हम आगे फॉर्मूले बनाएंगे, वैलेंसीज बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो एक बार वीडियो रोक के मैं साइड में हो जाता हूँ, ये वाला सेक्शन भी उतारो और वो सेक्शन भी उतारो। आगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, और कैटायन, अनायन क्या होते हैं वो मैं सारा आपको बताता हूँ, और एटम का एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें कहाँ कहाँ कौन सी क्या चीज़ है, वो मैं सारी आपको अभी शो करने वाला हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो रोक के ये सारा पार्ट उतार लो। तो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ कहाँ है और उसको कैसे निकालते हैं, वो बातें अभी बताने जा रहा हूँ। तो इस सेक्शन में
एटम के कितने पार्ट हैं, उनको डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एटम का यहाँ डायग्राम बना हुआ है। जब हमने एटम को डिफरेंट रिसर्च से, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया, वो हम एक्सपेरिमेंट चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि एटम एक्चुअल में क्या होता है। तो एटम के दो पार्ट हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक इस पूरे एटम का सेंट्रल पार्ट, ये वाला जो मैंने यहाँ शो किया हुआ, इस पर प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्र। न्यूक्लियस मीन्स बिल्कुल सेंट्रल पार्ट। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, P प्लस से रिप्रेजेंट किए हुए, न्यूट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये जीरो का मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एज ए होल इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखना आपने। और बाकी न्यूट्रॉन वैसे पड़े हैं। जो मैंने ये वाले सर्कल ऐसे शो किए हुए हैं, ये सब ऑर्बिट्स हैं। हाँ जी, क्या है ये सब ऑर्बिट्स हैं। कई बार बच्चे को ये रहता है कन्फ्यूजन कि सर ऑर्बिट कैसा है। मान लो मैंने इस धागे से ये बॉल को जो बांधा हुआ है, मेरा हाथ एक न्यूक्लियस है और ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऐसे घुमाता है अपने चारों तरफ ऐसे। तो जब वो इस तरीके से घूमता है तो उसके ऑर्बिट बनते हैं, चक्कर। मतलब ऑर्बिट का मतलब चक्कर। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूँ और धागा एक फोर्स है जो एटम को न्यूक्लियस के साथ बांधता है, एटम जो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के साथ, या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो आपको ये चक्कर दिखता है वो मैंने इधर इसमें ब्लू कलर के सर्कल से शो किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। सर्कुलर पाथ इज ऑर्बिट। बहुत जगह पे ये शेल लिखे होते हैं, एनर्जी लेवल बाद में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर में। तो आप देखिए, ये मैंने अपने हाथ से ये धागा बांधा हुआ है और ये बॉल इलेक्ट्रॉन का काम करती है। तो आप देखो, इसमें मैंने एक चक्कर से इसको घुमा रहा हूँ, तो इस एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से घूमते हैं। ये सब बातें इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी लेटर ऑन, ठीक है। तो ये सब ऑर्बिट मैंने शो किए। जो न्यूक्लियस के बाद बिल्कुल पहला ऑर्बिट है उसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, फर्स्ट शेल, जैसे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के शेल। और जो उसके बाद है सेकंड वाला, यहाँ लिखा सेकंड शेल, और के बाद एल आता है, इसी के एल एम एन सब आएंगे। तो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। अब इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन शो किए, तीसरे में 1 शो किया। बेसिकली मैंने लिथियम को शो किया है। तो लिथियम में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 3 है, जेड इसका 3 है, प्रोटॉन भी 3 ही है, आप चेक कर लो, गिन लो रेड कलर के। और न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे, 4 हैं। ये देखो मैंने ब्लैक कलर से 1 2 3 4 शो किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो गया, आपस में बैलेंस हो गए। तो ये न्यूट्रल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका बताया, आप हर चीज़ नोट कीजिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस एक एटम का सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, और ऑर्बिट में आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट आएगा। ये पार्ट मैंने एक एलिमेंट लिथियम को बेस मान के किया है। तो उसके बाद देखो, हर बच्चे को ये होता है सर आप कॉन्सेप्ट इतना अच्छा समझा रहे हो, क्वेश्चन करने चाहिए। तो क्वेश्चन में है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ, पहले प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मैंने आपको 1 2 3 ये 4 ये 5 6 एलिमेंट दिए हैं, हमने इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो एक बार वीडियो रोक लो, मेरे समझाने से पहले आप लोगों को ये सॉल्व करना है। वीडियो रोको और ध्यान रखना, एक हिंट देता हूँ यहाँ भी, ये एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन भी इसी में होते हैं, और ये वाला मास नंबर है, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपने वहाँ अप्लाई कर देना है। तो वीडियो रोक के एक बार सॉल्व कर लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं यहाँ आंसर लिखूंगा और फिर आपने वो करना है। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा।
सबसे पहले इसमें जो प्रोटॉन है वो है 7 और जो न्यूट्रॉन है वो भी ऊपर वाले में से नीचे वाला 7, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 7 है। आई होप सही हो गया होगा। दूसरे वाले में प्रोटॉन है इसमें 11, न्यूट्रॉन है कितने, इससे माइनस करेंगे 12, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, वो 11। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब बराबर हैं, इक्वल टू 12 लिख दो तो मुझे लगता है ये ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन भी 12, एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12, न्यूट्रॉन भी 12, इसमें से माइनस किया। इधर चलते हैं, इस केस में जो प्रोटॉन है क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें 13 है, न्यूट्रॉन इसमें से ये माइनस किया 14 है, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 13 ही हैं, क्योंकि यही होते हैं। यहाँ पर अगर मैं प्रोटॉन लिखूँगा तो 4 हैं, और न्यूट्रॉन लिखूँगा तो 5 हैं, इलेक्ट्रॉन लिखूँगा तो वो 4 हैं। समझ आ गया। और बताइए ये क्या है, इसमें प्रोटॉन है 17 और न्यूट्रॉन है 18 और ये रहे इलेक्ट्रॉन और वो है 17। आई होप के आप लोगों ने जब इनके साथ आंसर मैच किए तो वो सारे ठीक आए होंगे। वेरी गुड। अब हम आगे एक क्वेश्चन और डाला मैंने, क्या है, देखो बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या है। जो चीज़ें मैंने समझाई उनको आपने समझा फिर अप्लाई किया, ऐसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और चॉइसेस MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने अपनी समझ को ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना है। कैसे, हमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं, चारों में से कौन सी है, लो जी, विच ऑफ दीज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस, विच ऑफ दीज कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, कैसे करना, हमने थोड़ा रफ काम करेंगे। देखिए 4 में से 2 निकाला, 2 न्यूट्रॉन, 16 में से 8 निकाला, न्यूट्रॉन आए 8, 1 में से 1 निकाला, वाह ये तो न्यूट्रॉन 0 है, और 12 में से 6 निकाला तो 12 में 6 क्या आया, 6 आया। अब देखिए मैक्सिमम का मतलब इसमें 2, इसमें 8, इसमें 0 और इसमें 6, आंसर तो इसका बी आया। तो ये हमने मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो भी इनिशियली करते जाना, और कई बार आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, कभी आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, किसी में आ जाएगा मिनिमम नंबर के कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं, बच्चे रियली ऐसे क्वेश्चन को बहुत इंजॉय करते हैं, उनको आता है कि हम लोग चेक करेंगे हमारी नॉलेज को। तो ऐसे क्वेश्चन हम फ्यूचर में कराते रहेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने बीच में 2 क्वेश्चन भी करवा दिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ टॉपिक भी करते हैं। जैसे मैंने अभी तक आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नॉलेज दी है, आगे क्वेश्चन एंड में भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो को रोको, ये वाला पार्ट चेक करो, उतारो इसको, ये डायग्राम भी उतारो, इसके सारे पार्ट्स इसको लेबल करो, और जो चीज़ें मैं समझाया जा रहा हूँ उनको ध्यान से नोट कीजिएगा। न्यूट्रॉन निकालने हो तो क्या करते हैं, A-Z करते हैं, देखो 7-3। तो आई होप आप लोगों ने ये सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आयन कितने टाइप के होते हैं, आयन, और उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या चेंज होता है, तो मैं आपको समझाता हूं आयन कितने टाइप के होते हैं। तो इस पार्ट में हम एटम से ही बनी हुई एक और स्पीशीज करेंगे, उसका नेम है आयंस। आयंस एंड इट्स टाइप्स। मैंने पहले बोला कि एक एटम में जो बिल्कुल सेंट्रल का पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ जी, क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, और N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के सेंटर में, और उसके जो बाहर के ऑर्बिट हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू सम फोर्सेस, एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको धागे से बॉल को रिवॉल्व करके दिखाया था उस न्यूक्लियस के राउंड, तो इस तरीके से एक एटम में इलेक्ट्रॉन रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली घूमते रहते हैं। तो अब एक एटम जो था वो न्यूट्रल था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन ऐड करके या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको एक नए टाइप की एक्टिव स्पीशीज में चेंज करते हैं, और उसको बोलते हैं आयंस। लो जी आगे बताता हूँ।
देखो ये एटम है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं इक्वल। बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मैं इस एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, निकालूंगा, या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, गेन करूंगा, तो वो आयन बनेंगे। और आयन क्या होते हैं? चार्ज। ये बात ध्यान रखना, आयन चार्ज होते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी प्रोटॉन के बराबर नहीं होते। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे या उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो हमने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड जब गेन किए तो वो चार्ज हो गया। एक बात ध्यान रखना, जब आयन बनेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों कई बार कन्फ्यूजन में रहती है कि सर आयन बना तो क्या हुआ। फिर से सुनिए, आयन बना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, नो प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन चेंज। वो उतने ही रहते हैं क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। ये जो आयन है ये दो तरह के हैं, कैटायन पॉजिटिव चार्ज जिसमें प्लस चार्ज आएगा, जैसे सोडियम आपने बहुत बार सुना हुआ है, पोटेशियम के प्लस। एनायन वो है जिस पे नेगेटिव चार्ज, और वो X माइनस Cl माइनस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ आप Y माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज। और आयन की दो टाइप, कैटायन एंड एनायन। वेरी सिंपल। कितने सारे एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। लो जी, एटम से बनता है आयन, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके, चेंज होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, बाकी कुछ नहीं चेंज होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वही रहते हैं। तो मैं अब आपको कैटायन के बारे में इन ब्रीफ करता हूँ। लो जी, फिर मैंने पहले बोला कैटायन क्या है, कैटायन तो पॉजिटिव चार्ज है। इफ एनी एटम लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें फ्रॉम द ऑर्बिट, लास्ट शेल, लास्ट मान लो 3 शेल है तो बाहर वाली तीसरी, 2 हैं तो सेकंड वाली, 1 है तो उसी में से। तो ऐसा नहीं है कभी आप सोचोगे जी तीसरी छोड़ दी हमने, पहली दूसरी में से निकला, नो, आउटर मोस्ट से। ठीक है, मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, उसका मास नंबर A है। मैंने क्या किया, उसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन इसमें मैंने बोला A नहीं चेंज हुआ, Z चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इधर लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से, क्योंकि हमने निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से। ठीक है, कैटायन है ना, कम हो गए, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे मैग्नीशियम की बात करता हूँ, तो मैग्नीशियम में 12 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर 12 ही इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन भी 12 हैं। ठीक है, इसीलिए ये न्यूट्रल था। मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रहे, वो 12 ही हैं, तो इसलिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब बहुत सिंपल सा, जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हो, हाँ जी, जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन निकालते हो उतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 निकाले 2 प्लस, 3 निकाले 3 प्लस, 1 निकाला 1 प्लस, 4 निकाला 4 प्लस। तो ये मैंने यहाँ 2 निकाले तो 2 प्लस, क्योंकि प्रोटॉन उससे ज़्यादा हो गए। एनायन क्या है, इफ़ एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, कहाँ ऐड किया, ये भी हमने बाहर वाले में ऐड किया, क्योंकि जो बिल्कुल बाहर की चीज़ है वहीं ऐड करते हैं। लास्ट वैलेंस शेल में ऐड किया, एनायन बन गया। अच्छा, एनायन क्यों बना होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए प्रोटॉन से। यस, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे प्रोटॉन से। लो जी, Y एक मेरे पास एलिमेंट है, Z उसका एटॉमिक नंबर, A उसका मास नंबर, मैंने उसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, कितने ऐड कर दिए, n। तो फिर यहाँ कितने हो गए, जितने उसका एटॉमिक नंबर है उसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, टोटल, क्योंकि शुरू में तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर थे, तो मैंने n इलेक्ट्रॉन 2 3 4 जैसे भी था, 1 मान लो, तो ऐड कर दिए, -n आ गया। ओके, ऑक्सीजन है अपने पास एग्जाम्पल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 प्रोटॉन है, ये ध्यान से नोट कीजिएगा। मैंने 2 और ऐड कर दिए, 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, प्रोटॉन तो वही रहे, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 पहले थे, 2 और ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इसमें रह गए 8, इसलिए 10 ज़्यादा हो गए 8 से।
और जितने इलेक्ट्रॉन मैंने ज़्यादा किए हैं उतना ही ऊपर चार्ज आ गया -2, क्योंकि माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, 2 मीन्स आपने 2 ऐड कर दिए। क्या बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात मैंने बताई आपको कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हमने अभी नोट की, कैटायन एनायन सब बातें। तो आप लोग इसको नोट करो, कुछ एग्जाम्पल में आगे क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगा आपको। तो इस सेक्शन मैंने आपको क्या कराया, फिर से 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा दूं। एटम से आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं रहते, यहाँ इक्वल है। दूसरे नंबर पे कैटायन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम है K+ है Mg+2, मेटल जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायन होते हैं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा हो गए, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और कैटायन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, जितने लूज करोगे उतने प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। और एनायन में इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, जितने करोगे ऐड उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, इनके एग्जाम्पल है जो सारे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटल्स। तो वीडियो एक बार रोको, वीडियो रोके ये दोनों पार्ट उतारो, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाले हैं। इनके बेस पर हम और कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करवाने वाला हूं, और वो है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं वो समझ लें। फिर हम लोग आज के इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं आगे, और वो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो इस सेक्शन में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्पीशीज़ करेंगे जो एटम से ही बनती है, उसका नेम है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ध्यान से एक बात सुनना, आइसो का मतलब केमिस्ट्री में या जनरल साइंस में कहीं भी आए उसका मतलब सेम होता है, इक्वल होता है। जैसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोथर्मल, ये मैंने काफ़ी सारी टर्म्स इकट्ठी बोल दी, ये डिफरेंट चैप्टर्स में आएगी, बट अभी हमने आप सिर्फ को सीखना है आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है। लो जी ध्यान से समझिएगा, आइसो का मतलब सेम, सेम का मतलब इक्वल। ठीक है, जब आ गया इलेक्ट्रॉनिक तो उसमें बोलेंगे इक्वल इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचोगे सर इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल सही। देखो कुछ डिफरेंट एलिमेंट के जब हम कैटायन और एनायन बनाते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, प्रोटॉन कभी सेम नहीं हो सकते डिफरेंट एलिमेंट के, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है। तो दीज आर द एटॉमिक, ये न्यूट्रल भी हो सकती है और आयनिक भी हो सकती हैं। आप देखो नीचे आयनिक भी हैं, बीच में न्यूट्रल भी हैं, आयन भी हैं। स्पीशीज विच कंटेन, यहाँ डबल अंडरलाइन कर लो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, एटम से रिलेटेड हैं। एटम से आयन के इलेक्ट्रॉन निकालने हमें आने चाहिए, इसके लिए आप पिछला सेक्शन देख सकते हो जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन निकालने सिखाया आपको। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, नाइट्रोजन 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, बट उसके ऊपर -3 चार्ज है। तो इसका मतलब 7 में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। जब भी अनायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जब मैंने 7 में 3 ऐड किए 10 आ गए। देखो 8 में मैंने 2 ऐड किए 2 10 आ गए। 9 में मैंने 1 ऐड किया, जब माइनस चार्ज आता है ऐड करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें तो कोई चार्ज नहीं था नियोन में, वैसे भी नोबल गैस पे होता नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, 11 उसके इलेक्ट्रॉन थे जब प्रोटॉन, लेकिन उसमें से मैंने 1 माइनस कर दिया, 10 बने। 12 में से 2 तो 10 बने, 13 में से 3 तो 10 बने। तो आप देखा सारे इलेक्ट्रॉन सेम है 10, तो इसलिए ये सेम के लिए ये सब क्या है आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ओके, ध्यान समझिए, ये एग्जाम्पल है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के, रटने नहीं होते, पेपर में आते हैं। अगर स्कूल में आ जाए तो आपको ये डिफाइन करके कोई से 2 याद कर लो और बता दो कि इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इनमें प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर सब में डिफरेंट है, क्योंकि वो एलिमेंट का नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। एटॉमिक नंबर तो चेंज होता ही नहीं कभी, वो तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, चेंज होता है इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस। तो ये मैंने आपको बताया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। तो अब इस वीडियो के एंड में, आज हमने इस वीडियो में क्या कुछ सीखा, कौन से कॉन्सेप्ट सीखे, क्या ट्रिक सीखी, उन सब को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो आप लोगों ने क्या करना, वीडियो रोकनी है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर तो सब्जेक्टिव पेपर आता है तो हमें डिफाइन करना आता है ऐसे एक आधा एग्जाम्पल, और अगर हम MCQs करते हैं, आजकल बोर्ड्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं MCQ टाइप आते हैं, बिल्कुल 1 वर्ड
या शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लाइन 2 लाइन के, बहुत स्कोरिंग पेपर आता है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही ऐसे क्वेश्चंस हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वीडियो रोक के ये आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जितना पार्ट आज के इस वीडियो में आपने सीखा है उसको अप्लाई कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, इनमें से कौन सा पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तरीका मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकालने, फिर देखना बराबर है कि नहीं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 23 है और ये 0 जो है इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। मोस्टली ऐसे दिया होता है, आप लोगों को चिंता नहीं करनी, मैंने लिखा नहीं था, दिया होता है। तो मैग्नीशियम जो है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो इसमें सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज 0 है। इसमें आगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 तो आइसोइलेक्ट्रॉन है नहीं, ये ए तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये देखो 1 और 2, और चार्ज ना है, तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 2। लो जी, ये भी लग गया, ये भी नहीं है। तीसरा सी चेक करें, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, -1 चार्ज है, यहाँ हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं माइनस। और यहाँ पर 16 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 इलेक्ट्रॉन थे बट उसमें -2 कर दिया, यहाँ हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ये रहे बराबर। सी ऑप्शन तो पक्का है। डी चेक कर लें, डी में क्या है, इधर चार्ज कोई नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बराबर नहीं है, डी नहीं है, ओके। इस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। हमने क्या देखना था, इलेक्ट्रॉन कितने किसमें सेम है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में, उसका मतलब होता है सबसे पहले कम, फिर उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा। क्या, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपको 4 स्पीशीज दी हुई हैं PQRS, और उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हमने PQRS की फॉर्म में लिखना, ये बहुत स्मार्ट तरीका है आजकल जो ऑब्जेक्टिव का, किसी और फॉर्म में लिख देते हैं वो। तो इसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो तरीका क्या है, सबसे पहले न्यूट्रॉन निकाले तो सही। देखिए थोड़ा रफ काम भी साइड में कर लेना आप लोगों ने। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला मतलब 14 में से 7 माइनस किया तो न्यूट्रॉन आए 7, 23 में से 11 माइनस किया तो न्यूट्रॉन आए 12, 11 में से 5 माइनस किया तो इलेक्ट्रॉन क्या आए 7, 6 आ गए, ठीक है। 11 माइनस 5 6, और 31 में से 15 माइनस किया तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 16। ओके, देखो आंसर क्या बनता है, सबसे कम आंसर है इसमें R, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद Q, और आफ्टर दैट S। मतलब अगर आपको आंसर लिखना है तो एक बार R लिख दो, क्योंकि बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कम वाला लिखना है, फिर आपने P लिख देना, उसके बाद हमने क्या लिखना है Q, और फिर लिखना अपने S। देख लो कौन सा आंसर है, ये PQRS है, वो गलत है, देखो RPQS होना चाहिए, ये PQSR है, ये भी गलत है। अच्छा ये देखो SQPR, देखो SQPR, और यहाँ क्या लिखा मैंने RPQS। बच्चे क्या करते हैं, आंसर सी और डी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कई बार सी टिक करते हैं सर था तो सही, लेकिन बच्चों ध्यान रखो यहाँ इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, हमने इसका आंसर डी लिखना, क्योंकि आर में सबसे कम है कितने 6 या 7, 12 एंड 16, हमने लिखना ही बढ़ते क्रम में है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, सी है सही लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डी बिल्कुल एग्जैक्ट है जो डिमांड है क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें पूछा ही हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया। तो आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो नंबर 1 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरी बेसिक वीडियो। तो आप लोग वीडियो रोक के ये सेक्शन सारा उतारो, क्वेश्चंस भी करो, ऐसे क्वेश्चन हम आपको फ्यूचर में और करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहो अगले वीडियो में। फोटोन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और इसकी हर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और वीडियो के नीचे जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो इसमें कमेंट जरूर लिखो, क्योंकि आपके दिए हुए कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। फोटोन टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले एक और बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर,
हैव ए नाइस डे।